हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो सेट 1 जो है केमिस्ट्री का जो थ्योरी का पेपर हुआ है उस पेपर के आंसर की आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए 56/2/1 सेट 1 का है जो ये हमारा सैद्धांतिक जो थ्योरी का पेपर है। आज के इस वीडियो में हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। The charge required for the reduction of 1 mole of MnO4 minus to MnO2, यानी कि जो MnO4 है इसको MnO2 में रिडक्शन होने के लिए कितने चार्ज की आवश्यकता है। तो देखिए इसका जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा 3F, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वह हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है। देखिए रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बिल्कुल सत्य कथन है। हाफ लाइफ यानी कि अर्धायुकाल जो होती है अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, ये भी सही है। और 3 है हमारा सी ऑप्शन है मोलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में बी जीरो। और जो नेक्स्ट है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ टू इज 0.693 के। तो यहाँ पे जो है फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो है मोलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस में भी जीरो, यानी कि इस रिएक्शन की जो मोलरिटी है यानी कि आणविकता है वो जीरो होती है, ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे हमने गलत स्टेटमेंट का चयन कर लिया। ये जो तीनों स्टेटमेंट ये सत्य थे। तीसरा क्वेश्चन हमारा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर्स ऑफ द। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर, तीसरा क्वेश्चन जो है इसका आंसर है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस और साइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शंस, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। तो यहाँ पे आएगा मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऊपर वाले का भी सी था। नेक्स्ट जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे द एलिमेंट हैविंग आर्गन 3d10 और 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास देखिए आर्गन जो है इसका 18 है और यहाँ पे 18 और डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि 28 और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 29 और जो 29 जो इलेक्ट्रॉन किस में है कॉपर के अंदर, यानी कि जो आपका ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयंस, यहाँ पे कोबाल्ट और एमीन दिया हुआ 5 और नाइट्रेट NO2+2 ये और ONO। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं। तो यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमर्स यानी कि आयनिक समावेश हैं, लिंकेज आइसोमर्स हैं या कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं या जियोमेट्रिक आइसोमर्स। तो देखिए यहाँ पे जो है NO2 और इधर है ONO, तो यहाँ पे ये जो है एक प्रकार के लिंकेज आइसोमर्स हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। द डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज, यहाँ पे डायमैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी है। तो देखिए डायमैग्नेटिक जो स्पीसीज हैं यहाँ पे हमारी वो है आपका NiCN4-2, NiCl4-2, FeCN6-3, यानी कि आयरन फेरिसाइनेट और एक है COF6-3। तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक जो स्पीसीज वो है हमारा NiCN4-2, यानी कि जो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चंस देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट IUPAC नेम, यानी कि IUPAC नाम कौन सा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे 1 क्लोरोफोर मेथिल बेंजीन और एक है 1 मेथिल 1,4 क्लोरोबेंजीन, तो यानी कि 1 मेथिल 4 क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा देखिए यहाँ पे एक है क्लोरो और एक है मेथिन, तो इसको हम क्लोरीन को रखेंगे 1 पे, तो ये 1, इसके बाद ये 2 और ये 3 और ये 4, तो 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे सी कर लेना आप, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
What will be formed after oxidation reactions of the secondary alcohol with क्रोमिक एनहाइड्राइड, यानी क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ सेकेंडरी जो एल्कोहल है इसकी रिएक्शन होने पर क्या बनेगा? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो यहाँ पे कीटोन बनेगा, यानी कि जो द्वितीयक एल्कोहल है उसके साथ क्रोमिक एनहाइड्राइड यानी कि CrO3 की रिएक्शन से जो बनेगा वो बनेगा कीटोन बनेगा, क्योंकि यहाँ जो कीटोन है उसके पास 2 एल्किल समूह है और इस तरह का डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कीटोन बनेगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा नवा क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड कैन बी अकम्प्लिश्ड, यानी कि जो फिनोल है उससे सैलिसिलिक एसिड की जो बनने की जो रिएक्शन है वो कौन सी है? रायमर टीमन अभिक्रिया, फेड क्राफ्ट रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन और कॉफलिंग रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये है कॉल्बे रिएक्शन, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर, ये कॉल्बे रिएक्शन है। इससे ऊपर वाले में बी था, तो कॉल्बे रिएक्शन में जो है फिनोल जो है वो किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है सैलिसिलिक एसिड में। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का जो स्कंदन है वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए कोगुलेशन ऑफ एग यानी कि अंडे का स्कंदन ये भी है, और कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी कि जो मिल्क का जमना, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, यानी कि जो ऑप्शन जो डी है बोथ ए और बी ये हमारे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड आर जॉइन टुगेदर, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? तो ये जो जुड़े होते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर। अगला स्कर्वी कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, देखिए स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी जो है उसका जो नेम है वो होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो जो ऑप्शन जो सी है वह हमारा करेक्ट आंसर एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 13वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 13वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यहाँ पे असर्शन और रीज़न से रिलेटेड है, अगर असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा था, आपको ए करना है। अदरवाइज अगर असर्शन सही है और रीज़न जो है रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेन, अगर रीज़न उसको करेक्ट नहीं कर रहा, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तब आपको बी करना है। और जो ए ट्रू है और जो आर है वो फेल्स है, तब आपको सी करना है। और ए फेल्स हैं बट आर इज़ ट्रू है, तब आपको डी करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे। 13वां क्वेश्चन हमारा असर्शन कहता है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ डबल, अगर जो है कंसंट्रेशन अगर डबल कर दे रिएक्टेंट की, इट्स हाफ लाइफ इज़ आल्सो डबल, यानी कि इसकी जो अर्धायु काल है वह भी डबल हो जाएगी। रीज़न कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हमारा तीसरा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है असर्शन जो है वो जो है ट्रू है, यानी कि असर्शन ट्रू है बट ये जो फेल्स है, यानी कि जो 13वां है उसका सी क्वेश्चन करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 14वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, कॉपर कैन नॉट लिबरेट Cu ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल्स एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करने पर जो है कॉपर कैन नॉट लिबरेट Cu, यानी कि जो है कॉपर Cu लिबरेट नहीं करता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कॉपर हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है, यानी कि असर्शन भी सही है और ये भी सही है, इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा जो है यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द ग्रेबिल थैलिमाइड सिंथेसिस, तो यह ग्रेबिल थैलिमाइड सिंथेसिस के अंदर एरोमेटिक जो है प्राइमरी एमिन्स नहीं बनते हैं, और ये भी सही है, बिल्कुल सत्य कथन है। और एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय द थैलिमाइड,
तो देखिए 15वें के अंदर ये भी सत्य करता है और एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि जो ऑप्शन जो ए है वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 16वां और आखिरी क्वेश्चन, विटामिन डी कैन नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी। तो देखिए विटामिन डी जो है ADEK, ये फैट्स के अंदर डिजोल्व होते हैं, जबकि यहाँ लिखा गया है कि ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। तो ये कथन जो है असत्य है, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। तो यानी कि जो असर्शन है वो गलत है। बट दूसरा है रीज़न, विटामिन डी इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन, बिल्कुल फैट सोल्यूबल है। विटामिन A, D, E और K ये फैट में सोल्यूबल हैं। इट कैन नॉट एक्सक्रेट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि यूरिन के साथ हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाते हैं, ये भी सत्य कथन है। यानी कि जो ऑप्शन जो असर्शन जो है वो तो गलत है, जबकि जो रीज़न है वो सही है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, यानी कि जो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी पे टिक लगाना है अपने को। तो यहाँ पे हमने हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। देखिए सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में दिया गया है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिफाइन करना है। शूडो यानी कि छद्म जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। हाफ लाइफ यानी कि अर्धायु काल को बताना है, टी हाफ टू को। नेक्स्ट है एग्जामिन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली फ्रॉम द कलर्ड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, यानी कि जो डी ब्लॉक के अंदर जो इनकम्प्लीट कोश होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। और जिंक इज़ नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों नहीं है जिंक, क्योंकि इसका जो पूरा कोश है वो पूरा कंप्लीट है। इसके जिंक के अंदर जो डी उपकोश है वो पूरा कंप्लीट है इस तरह से, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में, जिसमें डी उपकोश इनकम्प्लीट होते हैं वही हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है, यानी कि जिसमें डी उपकोश इनकम्प्लीट होते हैं वही आपके क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे जिंक की हम बात करें तो जिंक के जो है इसके अंदर जो है आर्गन जो है इसका विन्यास 18 होता है, और जो 3D है उसमें इस तरह से सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, 4s में भी कंप्लीट होते हैं, यानी कि इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं मानते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं काउंट होते हैं क्योंकि डी उपकोश कंप्लीट होता है। ओके, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नेम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग, इनके IUPAC नाम आपको बताने हैं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ओके, और फॉलोइंग पेयर हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शंस बतानी थी यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर रिएक्टिविटी SN2 और डिस्प्लेसमेंट, इनको अरेंज करना था। और ये जो है कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन करनी थी यहाँ पे। और एनेटीमर्स और रेसिमिक मिक्सचर्स, क्लोरोबेंजीन रिएक्टेंट इज न्यूक्लियोफिलिक क्यों है ये बताना था। और वोल्फ किश्नर रिएक्शन पूछ ली आपकी यहाँ पे, इटार्ड अभिक्रिया पूछ ली है, केनिज़रो रिएक्शन पूछ ली है। इसमें आपको ABC का चयन करना है। और डिफाइन द टर्म्स, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है वो, इन्वर्ट शुगर पूछ लिया, ओलिगोसेकेराइड पूछ लिया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस फ्लो सॉल्वेंट्स जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है आपका अरेंज करना है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिक करेक्टर्स इन द एक्विस सॉल्यूशंस के आधार पर। अमोनोलाइसिस, एल्किल हैलाइड्स, IUPAC नाम पूछा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 ट्यूब्यूटिनेल हो जाएगा इसका नाम, इसका ट्यूब्यूटिनेल। ओके, क्योंकि ब्यूटीन डबल बॉन्ड है इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, और यहाँ पे पीछे CHO यानी कि एल्डिहाइड है तो इसके लिए L लगेगा पीछे। और हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, यानी कि टोलिन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना था, एथेनॉल को प्रोपेन टू ऑल में करना था, प्रोपेनॉल से टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड में।
इसको भी रिएक्शन को कंप्लीट करनी थी। और यहाँ पे कैलकुलेट द ईएमएफ यानी कि विद्युत जो ईएमएफ है उसको कंट्रोल कर, उसको यहाँ पे सवाल है इसका। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिलेटेड राइट केमिकल इक्वेशंस लिखनी थी। यहाँ पे फिनोल किट को HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है। इस तरह से आपका जो है पूरा जो है पेपर्स यहाँ पे हमने देख लिया। आप इसको सोल्व कर लेना। ओके।